सो विल कंटिन्यू। सो लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, फॉर्म के लिए ओपीबीवाई, इंडिविजुअल का एओपीबीवाई का, एचयूएफ का और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया था। नाउ टुडेज एजेंडा इज, ये जो क्लासिफिकेशन है किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्यों पढ़ना है? द रीजन बीइंग, when we are going to calculate tax, the residential status of person is very important. On the basis of person's residential status, taxability is decided. तो दो चीज यहां पे हमें डिस्कस करनी है। एक, the residential status of person, and second part is the nature of income earned. The nature of income earned जो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, that will be related to whether income is earned in India or outside India, or income is received in India or outside India. नहीं समझ में आएगा ऐसे? देखिए, लेट्स से किसी एक पर्सन को, इट कैन बी एनी, मे बी OR, NOR और NR, कोई भी कंडीशन का उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। उसको जो उसके पास जो इनकम है, this income, there is two term, one is called accrue or arise. क्या समझते हैं आप इससे? accrue और arise से क्या समझते हैं? accrue और arise से आप क्या समझते हैं, प्लीज बताइए। सर एक्रूड मतलब सर टाइम आ गया लेकिन मिला नहीं है। ओके, और arise? और arise का क्या मतलब है? कौन से सोर्स से वो इनकम अराइज हुई, कौन से सोर्स से इनकम अराइज हुई, मतलब फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड। ओके, देयर इज अनदर टर्म, डीम्ड। कौन कौन से टर्म हमें समझना है? अक्रू, अराइज, रिसीव्ड और डीम्ड। तो रिसीव्ड और डीम्ड से आप क्या समझते हैं? सर डीम्ड मतलब कंसीडर करना। डीम्ड मतलब कंसीडर करना, और रिसीव्ड मींस कौन से नेशन में उसको रिसीव कर रहा है, इंडिया में कि आउटसाइड इंडिया। तो ये वर्ड से समझते हैं। वर्ड से रिसीव्ड का क्या मतलब होगा? रिसीव्ड का मतलब है मिला, रिसीव है ना, रिसीव्ड इज रिलेटेड टू रिसिप्ट। डीम्ड अगर वर्ड आएगा, इसका मतलब ये है मिलेगा, है ना, नॉट रिसीव्ड बट इट विल बी रिसीव्ड, इट विल बी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है डिफरेंस रिसिप्ट और डीम्ड में? डिफरेंस, रिसिप्ट मींस मिल चुका है, डीम्ड वर्ड जहां पे आएगा वो मिलेगा, ठीक है। देन देयर इज अक्रू एंड अराइज। अक्रू मींस द सोर्स ऑफ इनकम, इनकम कहां से जनरेट हुआ, या अराइज कहां से जनरेट हो रहा है। इसको इस तरीके से समझिए कि जो इनकम अक्रू होगा, अक्रू का मतलब क्या है कि जो कंपनी है उसका सेटअप कहां है। अगर कंपनी का सेटअप इंडिया है और जो इंडिविजुअल है वो उस इंडियन कंपनी में वर्क कर रहा है, सो इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। तो इसको इस तरीके से समझिए कि जो अक्रू और अराइज है वो इंडिया में हो सकता है, मतलब इनकम जो है वो जनरेट इंडिया में हो रहा होगा, या फिर अगर इंडिया में नहीं हो रहा है तो कहीं बाहर हो रहा होगा, फॉरेन में हो रहा होगा, ठीक है। तो जो इनकम अराइज होना है या अक्रू होना है, जो इनकम जनरेट होना है, दैट कैन बी इन इंडिया और इट कैन बी इन फॉरेन कंट्री। इसी तरीके से जो इनकम मिलने वाला है या मिला, या तो रिसीव्ड है या डीम्ड टू रिसीव्ड है।
इफ तो उसके भी दो सिचुएशन हो सकते हैं, इनकम का रिसीव्ड इंडिया हो सकता है या डीम टू रिसीव्ड इंडिया हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इनकम जो रिसीव्ड हो या डीम टू रिसीव्ड हो वो फॉरेन में हो। इसको समझिए अच्छे से। जो हमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना है, इंसिडेंस, तो उस इंसिडेंस को कैसे समझना है कि जो इनकम है, जो इनकम पर्सन को रिसीव, इनकम पर्सन को मिलने वाला है, वो अराइज कहाँ हुआ या अक्रू कहाँ हुआ है। क्या जिस कंपनी में वर्क कर रहा है वो इंडिया में है, जिस लैंड को उसने सेल किया क्या वो इंडिया में है, जिस लैंड पे उसने एग्रीकल्चर किया क्या वो इंडिया में है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, सो वी कैन से दैट इनकम इज अक्रूड और अराइज इन इंडिया। यही सारी चीजें अगर फॉरेन में होती, मींस एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन का होता, कंपनी फॉरेन में है, कैपिटल गेन फॉरेन से रिसीव हो रहा है, फॉरेन में है, जो लैंड है वो फॉरेन में है, इन दैट केस इनकम अक्रू और अराइज इन फॉरेन। अब वो जो इनकम जनरेट हुआ, अक्रू हुआ, अराइज हुआ, वो मिला कहां? क्या वो इनकम इंडिया में मिला या वो इनकम फॉरेन मिला? सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि इनकम इंडिया में जनरेट हुआ, इंडिया में मिला होगा या मिलेगा, या फॉरेन में मिलेगा या मिला होगा। ये क्लियर हुआ क्या सभी को? इनकम जनरेट कहां हुआ? इंडिया में हुआ, रिसीव्ड इंडिया में, मिला इंडिया में या मिलेगा इंडिया में, रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनकम अक्रूड मतलब जनरेट इंडिया में हुआ है, रिसीव्ड इन फॉरेन है या डीम टू रिसीव्ड इन फॉरेन है। ये कंडीशन क्रिएट होता है। दूसरा कंडीशन क्रिएट होता है कि जनरेशन ऑफ इनकम इज इन फॉरेन, उसका रिसीव्ड इंडिया हो सकता है या फॉरेन हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन को हमें देखना है, जिसके बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव टू पे टैक्स इन इंडिया और नॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्लियरिटी करते हैं। ये सिचुएशन है जो मैंने आपको यहां पे ब्रीफ किया, इसको हमने यहां पे उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच स्टेटमेंट। These are the particulars of income. Then here the tax incidence. तो जो tax incidence है, that will depend on the residential status of person. Right now we are going to discuss about the residential status of an individual. तो जो individual है वो resident हो सकता है, not ordinary resident हो सकता है या non resident हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है, एनओआर है या एनआर है, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस वी डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस। जो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन हमने डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे हम उस इंडिविजुअल को रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वो डिसाइड हो गया, अब उसका जो इनकम है, उस इनकम के इंसिडेंस के बेसिस पे टैक्स डिसाइड होगा। पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। समझिए, पीछे जाते हैं, इसको समझिए। अब यहां पे बताया है कि इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव हुआ है, रिसीव्ड इन इंडिया, पर जनरेट वो कहीं भी हुआ हो। ये वाले तो देखिए, इनकम जनरेट इंडिया में, रिसीव्ड इंडिया, इनकम जनरेट फॉरेन, रिसीव्ड इन इंडिया। वॉट एवर मे बी द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट विल बी टैक्स्ड इन ऑल थ्री सिचुएशंस। अगर आपको इनकम इंडिया में मिलता है, वो इनकम कहीं भी जनरेट हुआ हो,
इंडिया में अगर इनकम मिल रहा है so you will be taxed whether you are resident, NOR और NR। क्या क्लियर हुआ सभी को? एक ही वर्ड यहां पे आइडेंटिफाई करना है, रिसीव्ड। रिसीव कहां हुआ है? तो अगर रिसीव इंडिया में है, कोई भी सोर्स हो, कहीं से भी जनरेट हो रहा हो, वी हैव टू पे टैक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सेकेंड पॉइंट, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड। इनकम डीम्ड टू रिसीव। If income is received in India or income is deemed to received in India, in both cases, या तो इनकम मिला है या मिलने वाला है। कहां? इंडिया में। So if income is deemed to received in India, whether accrued in India or outside, तीनों सिचुएशन में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ए और बी को अगर हम समअप करें, ए और बी को समअप करें, या तो इनकम मिल चुका है या मिलने वाला है। कहां पे? इंडिया में। तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, कहीं से भी जनरेट हुआ हो, इन ऑल थ्री रेजिडेंशियल कंडीशंस टैक्सेबिलिटी बनती है। नाउ विल कम टू सी, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। अब यहां पे दूसरी बात क्या कर रहा है? अक्रू और अराइज की बात कर रहा है। अक्रू और अराइज की बात कर रहा है, मतलब इनकम इंडिया में अगर अक्रू हो रहा है, अक्रू और अराइज इंडिया में है, रिसीव्ड कहीं भी हो रहा होगा, इट विल बी टैक्सेबल। पढ़ते हैं फिर से, इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड। अगर ये पता चल जाए कि इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया से ही है, इनकम जो जनरेट होने वाला है वो इंडिया से ही जनरेट होने वाला है, अब वो इनकम कहीं भी मिले, चाहे वो इंडिया में मिले चाहे फॉरेन कंट्री में जाके मिले, इट विल बी टैक्सेबल। तीनों केस में टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली, इफ इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सी क्या बोल रहा था? सी बोल रहा था कि इनकम अक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है इंडिया में, और डी बोलता है कि इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज। तो जनरेट कहां होने जा रहा है? इनकम जनरेट होने जा रहा है इंडिया में, रिसीव्ड कहीं भी होगा, इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। तो अगर अब सी और डी को क्लब किया जाए, सो वी कैन से इनकम अक्रू और डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, income accrued or deemed to accrue in India, it is received in India or outside India, it is immaterial। अगर वो इंडिया में accrue हो रहा है या deemed to accrue हो रहा है, then in all three cases it will be taxable। क्लियर हुआ क्या? एक रिसीव्ड वाला क्लियर होना चाहिए, दूसरा accrue वाला क्लियर होना चाहिए। और ये दोनों ही जहां पे भी आपको दिखे रिसीव्ड इन इंडिया या accrued इन इंडिया, आपको बाकी कुछ नहीं देखना है कि वो उसका रिसीव्ड कहां हो रहा है या अराइज कहां हो रहा है। अगर रिसीव्ड वर्ड है इंडिया के लिए, टैक्स कर दो तीनों केस में। अगर अक्रू वर्ड है इंडिया के लिए, टैक्स कर दो तीनों कंडीशन। ठीक, अब आते हैं ई पे। ई वाला जो कंडीशन है उसको पढ़ेंगे, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूव्ड आउटसाइड इंडिया। दोनों चीज अगर बाहर हो, बाहर ही मिल रहा हो और बाहर ही जनरेट हो रहा हो, बाहर मिल रहा है बाहर ही जनरेट हो रहा है, इन दैट केस इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप, बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, लेकिन इनकम बाहर जनरेट हो रहा है और रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है, इन दैट केस आर और ओ आर के आर एंड एनओआर के केस में टैक्स देना पड़ेगा, एनआर के केस में टैक्स नहीं देना है। इसको इस तरीके से समझिए, इन्फोसिस इंडिया की है, इन्फोसिस इंडिया की है, लेकिन इन्फोसिस का एक ब्रांच लेट्स से यूएस में है,
यूएस में उसने वहां पे लोगों को हायर कर रखा है, तो इनकम जनरेट भी बाहर हो रहा है, इनकम रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है, बट सिंस द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, इसीलिए अगर वो पर्टिकुलर पर्सन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ही हैज टू पे टैक्स। और अगर वो एनआर है तब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस सिचुएशन में टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या बोला हमने, पहले दो केस में रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव तीनों केस में, दूसरे में हमने क्या बोला, अक्रू और डीम्ड टू अक्रू तीनों केस में। देन ई कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों सिचुएशन बाहर हो, रिसीव भी बाहर हो रहा है, अक्रू भी बाहर हो रहा है, इन दैट केस अगर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ही हैज टू पे टैक्स, बट अगर वही पर्सन एनआर है देन नो टैक्स इज टू बी पेड। अब आते हैं एफ पॉइंट पे, इनकम रिसीव्ड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड। सब कुछ आउटसाइड, सारा चीज आउटसाइड, रिसीव्ड भी बाहर, अक्रूड भी बाहर, कंट्रोल भी बाहर हो रहा है। तब एक ही कंडीशन है जब उसकी टैक्सेबिलिटी बनती है, एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि जो पर्सन है ही शुड बी रेजिडेंट। और रेजिडेंट के हमने बेसिक और एडिशनल कंडीशन देखे। सब कुछ बाहर हो रहा है, अगर सब कुछ बाहर है, रिसीव्ड बाहर, कंट्रोल्ड बाहर, जनरेट बाहर हो रहा है, तो केवल रेजिडेंट को टैक्स पे करना है, एनओआर और एनआर को टैक्स नहीं पे करना। लास्ट सिचुएशन, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। ये ध्यान देंगे, लेटर रेमिटेड टू इंडिया, तो तीनों कंडीशन में टैक्स नहीं देना होगा। अब ये रेमिटेड का वर्ड का मतलब समझिए, रेमिटेंस का मतलब समझिए, रेमिटेंस का मतलब समझिए। जब भी यहां पे वर्ड रिसीव, रिसिप्ट, अक्रू, अराइज, ये सारे वर्ड बोले जा रहे हैं, इसका मतलब है फर्स्ट हैंड सोर्स क्या है। नहीं समझिए, फिर से समझिए। अगर मैं बोल रहा हूं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, या लेट्स से देयर इज एग्जांपल कि इनकम इज रिसीव्ड इन नेपाल, नेपाल में इनकम रिसीव्ड हुआ और इनकम को मैं इंडिया में लेके आ रहा हूं, इंडिया में लेके आ रहा हूं, तो उस इनकम को रेमिटेंस बोला जाएगा, ट्रांसफर बोला जाएगा, रेमिटेंस बोला जाएगा, रिसीव्ड इन इंडिया नहीं बोला जाएगा। फिर से समझिए, देयर इज अ बिजनेस सेटअप इन नेपाल और एक पर्सन, एक्स पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री में वर्क करता है और उसे इनकम वहीं रिसीव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इनकम जनरेट आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक, अब वो पर्सन सैलरी रिसीव करने के बाद इंडिया आ रहा है, वॉट एवर इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी रिसीव करने के बाद इंडिया आ रहा है, उस अमाउंट को जेब में रख के आ रहा है, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया उसने, तो इंडिया में एंटर करेगा तो उसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। रिसीव्ड वर्ड और रिसीव्ड वर्ड इज फर्स्ट हैंड वर्ड। फर्स्ट हैंड में उसे कहां मिला, फर्स्ट हैंड में जनरेट कहां हुआ। सो इफ ऑल दीज आर आउटसाइड इंडिया और उसको ट्रांसफर कर रहा है या उसको लेके आ रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज रेमिटेड, रेमिटेंस बोला जाएगा या रेमिटेड बोला जाएगा। और ऐसे इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसका ऑलरेडी टैक्सेबिलिटी नेपाल में हो चुकी है। क्या सभी क्लियर हुए, रेमिटेंस है? ओके, इसको इस तरीके से समझिए, और भी एक आसान तरीके से समझते हैं। बहुत सारे इंडियंस जो हैं, मे बी इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन हो सकते हैं,
वो आउटसाइड इंडिया में है और वो इनकम वहां जनरेट करते हैं, और कुछ पोर्शन ऑफ इनकम दे ट्रांसफर इन इंडिया अपनी फैमिली के लिए, या अपने में भी अपने किसी भी रिलेटिव को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो ट्रांसफर है इसको रेमिटेंस कहा जाता है, और रेमिटेड अमाउंट के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब ये जो भी चीज हमने अभी समझा है, नाउ विल अप्लाई ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑन सम न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, और मैं आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल असाइनमेंट के लिए दूंगा, आप उसको सबमिट करेंगे। आई नो सभी लोग कर नहीं रहे, बट ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं ऑन न्यूमेरिकल। सो दिस इज न्यूमेरिकल। आप सभी लोगों को इस पे रिप्लाई करना है, रेस्पॉन्स देना है। आई होप विजिबल है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वन इज सैलरी इनकम अर्नड एट पुणे बट रिसीव्ड इन चाइना। सैलरी इनकम अर्नड एट पुणे। यस निखिल। ऋषभ क्या होगा? नो क्यों? सैलरी इनकम अर्नड एट पुणे। अर्नड एट पुणे मतलब कौन सा कंडीशन होगा यहाँ पे? इसको रिलेट करिए, कौन सा कंडीशन होगा यहाँ पे? A B C D E F G, कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे बताइए? A, C हो रहा है? यस। रिसीव्ड और अर्नड ये अलग अलग टर्म है ना। यहाँ पे सैलरी इनकम अर्नड at Pune but received in China, तो earned here means accrue or arise। तो accrue और arise कहाँ हुआ है? yes, C point। income accruing or arising in India whether received in India or outside India। yes of course ये तीनों केस में लगने जा रहा है, लेकिन इस वर्ड को भी हमें समझना है कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है। तो C कंडीशन एप्लीकेबल है, बिकॉज इनकम जो अक्रू हो रहा है, अराइज, वो इंडिया में हो रहा है, रिसीव्ड कहीं भी हो रहा हो। ठीक है, तो ये तीनों केस में हम लोग अप्लाई कर देंगे, तीनों केस में लग जाएगा। लेट्स से यहां पे अप्लाई भी कर देते हैं, तीनों केस में लग जाएगा ये। अब सेकेंड आते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम ए बिजनेस इन साउथ अफ्रीका विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। इसका बताएंगे क्या होगा? प्रॉफिट्स अर्न्ड इन फ्रॉम अ बिजनेस इन साउथ अफ्रीका विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। पहले हाफ पोर्शन को समझते हैं। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन साउथ अफ्रीका विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, इसमें से कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है? ई कंडीशन। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड outside India from a business controlled or profession set up in India, E। yes, सभी लोग बिल्कुल सही हैं, E कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये। अब यहां देखते हैं E कंडीशन के लिए क्या लगता है। E कंडीशन के लिए है रेजिडेंट और NOR। R और NOR के केस में लगता है, NR के केस में नहीं लगता। यस नित्या, ए कैसे हुआ? नित्या ए कैसे हुआ? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। क्वेश्चन पढ़िए नित्या। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम ए बिजनेस इन साउथ अफ्रीका विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, मतलब अर्न्ड कहां हो रहा है? जनरेट कहां हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। जनरेट कहां हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। कंट्रोल कहां है? इंडिया में है। हाफ पोर्शन की हम लोग बात करें, हाफ पोर्शन वाले केस में ई कंडीशन लग रहा है, दैट इज इनकम रिसीव्ड। और अब रिसीव्ड वाले वर्ड को छोड़ देंगे,
accrued outside India from a business control or setup outside India. अब आते हैं रिसीव्ड वाले पोर्शन में. Half of the profits being received in India, half of the profit is received in India. तो क्या करेंगे इसका? अगर हम ई कंडीशन देखते हैं, तो OR और NOR पे लगता है, OR और NOR पे लगता है, ठीक. और अगर हम रिसीव्ड इन इंडिया की बात करते हैं तो ये आ रहा है ए कंडीशन और वो तीनों केस में लग रहा है. तो प्राची एंड मानसी, ओके, सो प्राची कितना अमाउंट तीनों कंडीशन में लगाना है? मानसी सेइंग ऑल थ्री टैक्सेबल फॉर हाफ प्रॉफिट. यस नेहा, जितना वो इंडिया में रिसीव कर रहा है. कितना? $2,20,000. सो 2,20,000 फॉर ऑल. ठीक है, 2,20,000 फॉर ऑल क्यों हुआ? 2,20,000 फॉर ऑल इसलिए हुआ है बिकॉज हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन इंडिया. तो क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया आ रहा है वो सुपरसीड करेगा ई कंडीशन को. हाफ प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों केस में हाफ प्रॉफिट लग गया. ठीक. व्हाट अबाउट अदर हाफ? अदर हाफ का क्या होगा? अदर हाफ का क्या होगा? अदर हाफ को छोड़ देना है? यस, बताइए. ओके, सो माही सेइंग अदर हाफ के लिए नॉट टैक्सेबल इन एनआर, अदर टैक्सेबल टू रेजिडेंट एंड एनओआर. OR एंड NOR. ओके, OR और NOR पे लगेगा जो अदर हाफ है. क्यों लगेगा? एज पर कंडीशन नंबर ई, इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, रिसीव्ड कहीं भी हो रहा हो, रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है, रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है, जनरेट भी बाहर हो रहा है, रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है, जनरेट भी बाहर हो रहा है. बट इफ द बिजनेस इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, इन दैट केस OR और NOR के केस में टैक्सेबिलिटी बनती है. वेरेज कंडीशन ए बोलता है कि अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, वॉट एवर इज सोर्स, वेयर एवर इज इट्स कंट्रोल, तीनों कंडीशन में लगता है. अब इन दोनों को क्लब करते हैं तो क्योंकि हाफ पोर्शन रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है तो तीनों में लग रहा है. रिमेनिंग हाफ रिसीव्ड आउटसाइड हो रहा है, जनरेट आउटसाइड हो रहा है, बट सिंस बिजनेस इज कंट्रोल इन इंडिया तो OR और NOR के केस में लगेगा. इसलिए OR और NOR के केस में आ जाएगा 4,40,000. अभी को क्लियर हुआ ये बात? यस, प्लीज कंफर्म. ओके मुकेश, ओके निखिल, श्रद्धा, मानसी, वर्षा. व्हाट अबाउट अदर्स? अफरीन, धरनी, निखत, पूजा, रोशनी. रोशनी, यू देयर? Yes, sir. ओके, समझ में आया आपको? ओके, तो नेक्स्ट मूव will move to point number 3. Income from property situated in Nairobi and received there. क्या करेंगे? Only resident. Nikhil is saying only resident. Condition number F. Condition F लग रहा है क्या? Income received accrued outside India from a business control from outside India or profession set up outside. सब चीज outside हो रहा है. Income from property situated in Nairobi means accrue arise Nairobi, received there means received. सारा चीज outside है, तो अगर पर्सन रेसिडेंट है तभी उसको टैक्स देना है. Else in case of non-resident and NR, no tax is to be
paid. Yes. Okay. Okay, Shraddha. Now, fourth point, income from agriculture in Bangladesh and brought to India. एक कंडीशन लग रहा है, brought to India. G. Parth is saying G condition लग रहा है. Taxable in all. Shraddha is saying taxable in all. Okay. अगर यहां पे बांग्लादेश की जगह इंडिया होता तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, एंड उस केस में एग्जेम्प्ट. यस, एज पर सेक्शन 10 इफ इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम और वो भी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में जनरेट हुआ है, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. बट अगर यही इनकम एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर हो रहा है तो वो किस हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबिलिटी बनती है ना. तो 1,90,000 की टैक्सेबिलिटी बनती है क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड बांग्लादेश में है. अब यहां पे एक टर्म यहां समझिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश एंड ब्रॉट टू इंडिया. रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है प्राची, ब्रॉट टू इंडिया है. यस, जैसा पार्थ ने बोला था. आई गेस पार्थ हैज सेड फर्स्ट ना, जी कंडीशन लग रहा है. यस पार्थ, सो जी कंडीशन लगता है क्योंकि ये ब्रॉट टू इंडिया है. यस पार्थ. ओके सोनालिका धरनी, ब्रॉट टू इंडिया है इसलिए इट विल बी एग्जेम्प्टेड इन ऑल केसेस. लेट से यहां पे अगर होता इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तब क्या होता? तीनों केस में लग जाता. राइट, आई होप क्लियर है. नेक्स्ट जाते हैं फिफ्थ पॉइंट, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड इन इटली ऑन 15 मई 2019 44,000. फिफ्थ पॉइंट का क्या होगा? डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी. Yes, please respond. Dividend paid by an Indian company but received in Italy 44,000. तीनों केस में एग्जम्प्ट होगा? तीनों केस में एग्जम्प्ट होगा. क्यों एग्जम्प्ट होगा? क्यों एग्जम्प्ट होगा? Yes, yes, Anjali. Yes, yes, yes. You're all right. Because dividend is paid after tax. Dividend किसका है? Dividend किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर को मिल रहा है. तो शेयर होल्डर के बिहाफ पे ऑलरेडी टैक्स हैज बीन पेड. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सिंस ऑलरेडी टैक्स पेड है तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा, इसलिए डिविडेंड अमाउंट के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी. बट प्लीज नोट हियर, ओके यस, प्लीज नोट हियर वन मोर पॉइंट. अगर यही डिविडेंड फॉरेन की कंपनी पे करती, इन दैट केस okay Parth, section 9(1) dividend is exempted. But Parth, if dividend is paid by Indian company है तभी ये exempt होगा. If dividend is paid by any foreign company, in that case it is taxable. ठीक है? Good, बहुत सही. Okay, next देखते हैं. Interest on USA development bond, 1/2 of which was received in India. ये bond क्या होता है? Bond any idea what is bond? Nikhil, security means shares. सिक्योरिटी शेयर्स या फिर बॉन्ड? डेट इंस्ट्रूमेंट. यस ऋषभ,
agreement. Okay, it's a debt instrument to raise fund, है ना, तो इसको बॉन्ड कहते हैं. यस, रेज्ड बाय गवर्नमेंट हो सकता है या फिर कॉर्पोरेट. राइट, डेट सिक्योरिटी. ओके, यस, इट्स अ काइंड ऑफ लोन, बट इसके अगेंस्ट में एक यू कैन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर किया जाता है जो भी फंड देता है. सिंपल है, इट्स अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट. वेरी गुड. तो अब बताइए कि इंटरेस्ट, क्योंकि ये काइंड ऑफ लोन है इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. सो इंटरेस्ट ऑन यूएसए डेवलपमेंट बॉन्ड, 1/2 of which was received in India. So जो 1,52,000 है, this 1,52,000 is interest. This is not the bond amount. This is interest amount, 1/2 of which was received in India. So Nikhil is saying ये पहले वाले में पूरा दे देते हैं, बाकी वाले में आधा आधा कर देते हैं. Is it clear, everyone? Please confirm. As per Nikhil, in OR it should be 1,52,000, whereas in case of NOR and NR it is 76,000. क्या ये सही है? NR में 0. ऋषभ, received in India word है ऋषभ. You are doing mistake. Received in India. तो received अगर है तब तो हर एक केस में लगेगा. Yes ऋषभ. So 1,52,000 का half which is received in India वो तीनों में लग गया. अब remaining half कहाँ लगेगा? क्या केवल OR में लगेगा या OR and NOR दोनों में लगेगा? देखिए 1/2 that is 76,000. It is received in India. तो ये तो तीनों में लग गया. जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है 76,000 वो केवल OR में लगेगा, OR और NOR में लगेगा. ओके, निखिल इज करेक्ट. ओके माही, वेरी सॉरी. मैं आपके जजमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए, यस इट इज करेक्ट. 1,52,000 दैट विल बी पेड इन केस इफ पर्सन इज OR. NOR और NR के केस में ये नहीं लगेगा. तो आप बता सकते हो कौन सा कंडीशन यहां लगेगा? कौन सा कंडीशन है इसके लिए? ABCDFG, कौन सा कंडीशन यहां अप्लाई होगा? यस प्लीज, फास्ट, यू हैव टू वाइंड अप. कौन सा कंडीशन लग रहा है हाफ पोर्शन के लिए, रिमेनिंग हाफ के लिए? कौन सा कंडीशन? एफ. यस, एफ कंडीशन लग रहा है बिकॉज रिसीव्ड अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो रहा है, देयर इज नो कंट्रोल इन इंडिया, है ना. तो अदर हाफ के लिए एफ कंडीशन लग रहा है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया. 7th देखते हैं कौन करता पाता है. 7th टैक्स फ्री. ओके, निखिल इज सेइंग टैक्स फ्री है. ओके निखिल, लेट्स से अनटैक्स की जगह, अनटैक्स्ड की जगह मैं अगर लिख देता हूं टैक्सेबल, अब आपका क्या जजमेंट रहेगा? अनटैक्स या टैक्सेबल अगर होगा तब पास्ट फॉरेन टैक्सेबल इनकम ब्रॉट टू इंडिया, तब क्या होगा? Yes, everyone, please reply. नॉट टैक्सेबल है सर वो. नॉट टैक्सेबल क्यों? Brought in India. Okay. Again. इंडिया इनकम. You are right. Okay. अगर अब मैं इसको brought की जगह received कर देता हूं. Now, past foreign
टैक्सेबल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे भी टैक्सेबल नहीं होगा, यहां पे भी टैक्सेबल नहीं होगा। कोई बता सकता है क्या? अनटैक्सेबल रहे नहीं लगेगा, ब्रॉट आ गया दैट इज रेमिटेंस, दैट इज कंडीशन नंबर एफ, तब भी जी, कंडीशन नंबर जी तब भी नहीं लग रहा है। और यहां पे मैंने लिख दिया पास्ट फॉरेन टैक्सेबल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ना निखिल, फॉरेन इनकम है तो भी नहीं, फॉरेन इनकम रहेगा तो रिसीव्ड इन इंडिया आ रहा है ना वर्ड, रिसीव्ड इन इंडिया आ रहा है वर्ड। Parth is saying past untaxed foreign income brought into India in the previous year is not taxable. But Parth, I have changed. I have written past foreign taxable income received in India. Received word भी है। आनंद, earned outside का earned outside received word तो है ना इंडिया के लिए, क्यों नहीं लगेगा निखिल? अगर रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। earned आउटसाइड हो पर रिसीव्ड इंडिया में तो टैक्स तो देना पड़ेगा। यस अंजलि, इट्स पास्ट इनकम। तो अंजलि अगर ये पास्ट इनकम है, ओके पास्ट इनकम है, ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। कहां हुआ है टैक्स प्राची, कहां हुआ है टैक्स? यस ओके, कहां हुआ टैक्स? As it is not income of previous, okay, it is not income of previous year. Yes, you are right. जिस भी ईयर में ये इनकम बना होगा वो डीम्ड टू रिसीव पार्ट में आएगा। रिसीव नहीं हुआ होगा बट डीम्ड टू रिसीव पार्ट में आया होगा, तो वहां पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। देयरफॉर पास्ट इनकम, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे आउटसाइड इंडिया में हो, चाहे रिसीव्ड इंडिया में हो रहा हो, अगर पास्ट वर्ड है तो नो टैक्स। दूसरा, ब्रॉट टू इंडिया है तो रेमिटेंस का पार्ट बन रहा है, नो टैक्स। तीसरा, अगर अनटैक्सेबल इनकम है, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, अगर अनटैक्सेबल इनकम है तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई होप क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट। दिस पॉइंट वाज अ बिट ट्रिकी। अनटैक्स्ड है, ठीक है, अनटैक्स्ड मतलब टैक्स लगना चाहिए, बट ब्रॉट टू इंडिया आ गया, देयरफॉर किसी केस में नहीं लगेगा। बट क्योंकि यहां पे पास्ट वर्ड है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के इनकम में ये तो आएगा ही नहीं, इसलिए इट इज एग्जेम्प्टेड। यहां किसी में भी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। 8th पॉइंट, गिफ्ट ऑफ 3,20,000 फ्रॉम फादर। तो निखिल इज वेरी हैप्पी कि काश मेरे पिताजी भी इसी तरीके से 3,20,000 का कोई गिफ्ट दे दें। सेटल्ड इन यूएसए, रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्स फ्री। यस, गिफ्ट फ्रॉम एंड टू रिलेटिव्स है ना, गिफ्ट फ्रॉम एंड टू रिलेटिव्स इज टैक्स फ्री। काश ऐसे रिलेटिव रहे जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े गिफ्ट दें, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, अगर ये रिलेटिव नहीं होते तब? सर रिलेटिव में भी ब्लड रिलेशन रहना ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, ब्लड रिलेशन रहना चाहिए, नहीं तो तुम बोलोगे दूर के मौसी के चाचा के भतीजे ने गिफ्ट दिया है। ब्लड रिलेशन, वो रिलेशनशिप डिफाइंड है, टैक्स में रिलेशनशिप डिफाइंड है, ठीक है। अगर आउटसाइड रिलेटिव है, अदर देन रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, है ना, उस केस में भी अगर गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है अप टू 50,000 इट इज टैक्स फ्री। 50,000 से ज्यादा दे रहा है तो टैक्सेबिलिटी बनती है। लेकिन उसी केस में इफ दैट गिफ्ट इज गिवन, सर कुछ, हाँ बोलो, कम अगेन। सर जैसे 50,000 तक के रहता है ना, कि अगर किसी से भी 50,000 तक के अगर आता है गिफ्ट तो वो एग्जाम्प्ट रहता है जैसे बाहर से, और 50,000 से अगर ज्यादा रहता है तो सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले में एग्जाम्प्ट रहता है और बाकी इसमें टैक्सेबल एक्स्ट्रा अमाउंट, राइट, करेक्ट। तो 50,000 से ज्यादा, अगर 50,000 1 रुपए भी हो गया
तो पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाता है अगर अदर देन रिलेटिव है तो। लास्ट पॉइंट इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन दिल्ली, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कनाडा। क्या होगा? लास्ट कंडीशन बताइए। तीनों इसमें टैक्सेबल रहेगा सर? यस, तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा, है ना, 5 लाख। उसके बाद कर देना है टोटल टैक्सेबिलिटी, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका, इफ द पर्सन इज OR इतना अमाउंट, NOR ये अमाउंट रहेगा, NR का ये अमाउंट रहेगा। याद रखें इस तरीके का जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, मैक्सिमम 99% केसेस में NR का अमाउंट सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा NOR का, और सबसे ज़्यादा रहेगा OR का। तो ये एक क्रॉस चेक है, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। और इसका बेस्ट है कि आप जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को समझिए, थोड़ा लॉजिक से समझिए, और फिर उसके बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल बनाइए, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, चाहे वो CT हो, चाहे वो एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके बेस पे न्यूमेरिकल जरूर बनता है। ठीक है, सो आई होप सभी को क्लियर हो गया। ये सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, तो विल क्लोज हियर, और मैं आपको न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर, ये स्लाइड भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्या बोल रहे हो? सर, ये स्लाइड भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। यस, आज मैं सारा शेयर कर दूंगा, पिछले क्लास का भी शेयर नहीं हुआ, सो आई विल शेयर एवरीथिंग। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।